आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान यानी साइंस का टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि किताब से चुना गया प्रश्न है। और यह सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 10 टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अंतिम प्रहार है, 450 नंबर लाने का पूरा टारगेट है हमारा। और कक्षा 10वीं की परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस क्लास से ज़रूर पूछा जाएगा। और इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा जो कि 2 नंबर का भी है और 5 नंबर का भी है। जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन है, और 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन इस क्लास में कराया गया है। तो आप लोग सभी यह 10 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा इस क्लास को, ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारा क्वेश्चन हमारा पढ़ाया गया लड़ पाए। और हमारा पढ़ाया गया जितना भी प्रश्न पढ़ाते हैं वो सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है 100%। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिख के। यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यही सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस यानी विज्ञान का पढ़ पाए और आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे तरीके से मार्क्स ला पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन है, हमारा विश्वास करके यह सभी क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरणों में व्यक्त करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरणों में क्या करना है, तो व्यक्त करना है, यानी रासायनिक समीकरण भी लिखना है हमें। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन कई बार आपके फाइनल में परीक्षा में 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अगर यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्या, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल क्या, तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन ग्रहण कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका? भोजन ग्रहण कर अपने कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों पेड़ पौधा की पत्तियां हरे भरी दिखाई देती है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जिसे Mg से सूचित किया जाता है। इसी कारण और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है ऊर्जा पेड़ पौधा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो सूर्य के प्रकाश के बिना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग इससे ज़रूर याद रखिएगा और आपसे उत्तर में लिखिएगा इस तरह, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्या, एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसके कारण क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और पेड़ पौधा के पत्तियाँ में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होती है। और हमसे क्या पूछा है, इसे रासायनिक समीकरणों में व्यक्त करें। आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण इसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, तो H2 जिसे जल भी बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 भी होता है उपस्थित, और क्लोरोफिल भी होता है उपस्थित। और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा भी प्राप्त करता है, जिसके कारण ही प्रकाश संश्लेषण हो पाता है संभव। और आपसे पूछेगा इसे रासायनिक समीकरणों में व्यक्त करने के लिए, तो आप लोग लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, यानी जिससे लिखे यह लिखे, और यहाँ से जितना भी लाइन खत्म हो गया, मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसके नीचे आप लोग लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण इस रूप में है,
इस प्रकार है। क्या प्रकाश संश्लेषण के समीकरण इस रूप में है, यानी इस प्रकार के रूप में है। तो आप लोग समीकरण में इसको लिख दीजिएगा 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश, यानी किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो C6H12 वो 6 प्लस 6O2 और 6H2O यानी किसका निर्माण करता है, तो यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। और यह ऑक्सीजन का होता है। और H2 किसका होता है, तो जल का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, यानी जिसे जल बोलते हैं वाटर से। तो आप लोग यह सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा 100%, यह हमारा गारंटी है आपको यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। और 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका समीकरण भी बोलेगा लिखने के लिए। तो आप लोग समीकरण इसको लिख दीजिएगा ताकि आपके पूरा नंबर मिल पाए और एक भी नंबर नहीं कट पाए। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे। क्या वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों को वास्तविक घटान से भी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब में कौन सा लेंस बनता है, तो उत्तल लेंस में केवल बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग से पूछेगा जो अंतर लिखे तो आप लोग बीच में एक लाइनिंग दे दीजिएगा इस तरह से, और एक साइड लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड लिखिएगा आभासी जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। और उत्तर में इस प्रकार लिखिएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्या वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। आप लोग इतना लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है या निम्न अंतर है। आप लोग किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो एक साइड लिखिएगा इस तरह वास्तविक प्रतिबिंब और एक साइड लिखिएगा क्या आभासी प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो और एक नंबर देकर लिखिएगा। क्या एक नंबर दे के लिखिएगा, एक नंबर देकर लिखिएगा आप लोग यह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आप लोग यह आसान है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए। और 2 नंबर में लिखिएगा आप लोग यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। क्या यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। क्या यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। तो आप लोग 2 नंबर में इसे भी लिख दीजिएगा। और 3 नंबर में लिखिएगा जस्ट इसके नीचे ही लिखिएगा। 3 नंबर में लिखिएगा एक लाइनिंग बीच में देकर लिखिएगा यह दर्पण के सामने होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। और यहाँ 4 नंबर में भी लिखा गया है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। और 3 नंबर में किस लिखिएगा आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में यह दर्पण के पीछे होता है। क्या यह दर्पण के पीछे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के सामने होता है, परंतु जो कि यह क्या बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, तो यह दर्पण के पीछे होता है, यह सामने नहीं होता है। और यह सामने होता है जो कि वास्तविक प्रतिबिंब सामने होता है। और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी उतारा जा सकता है, लेकिन इस जिसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जो 21 प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है या नहीं, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या होता है, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो हाँ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो आप लोग बीच में लाइनिंग देकर इस प्रकार लिख दीजिएगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, यह उल्टा होता है और यह सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है।
और वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। और 3 नंबर में आप लोग लिखिएगा, यह दर्पण के सामने होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। 4 नंबर में आप लोग लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। और आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। और आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 ठो या 4 ठो आप लोग लिख दीजिएगा। आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है 100%। तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस क्लास से जरूर रहेगा, यह हमारा गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 का 2 उपयोग लिखे। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 के 2 उपयोग लिखे। तो हमें 2 उपयोग लिखना है। तो क्या उपयोग, कितना उपयोग लिखना है? 2 उपयोग, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। और आप लोग उत्तर में इसी तरह लिखिएगा ताकि आपके 2 में 2 मार्क्स मिल पाए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर में क्या है। उत्तर में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का 2 उपयोग निम्नलिखित है। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपयोग निम्नलिखित है, या 2 उपयोग निम्न है, या 2 उपयोग इस प्रकार है। आप लोग किसी भी तरह लिख सकते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो ऐसा नहीं कि किताब के भाषा लिखना है, किताब का भाषा नहीं, किताब के भाषा आप लोग लिखिएगा। किताब के भाषा का यूज उसी क्वेश्चन जगह किया जाता है जो क्वेश्चन शॉर्ट हो। आप लोग जितना से जितना शॉर्ट में सटीक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उतना ही आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 का 2 उपयोग निम्नलिखित है। और 1 नंबर में आप लोग लिखिएगा, 1 नंबर में लिखिएगा, इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। कहाँ? इसका उपयोग प्रयोगशाला में, कहाँ? प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो आप लोग इसे 1 नंबर में जरूर लिख दीजिएगा। और 2 नंबर में लिखिएगा, इसका उपयोग औषधि के रूप में, शरीर की अम्लता का दूर करने में। क्या? औषधि के रूप में। किसके रूप में? तो औषधि के, यानी जितने भी बनाए जाते हैं और जड़ी बूटियाँ पेड़ पौधों से, उसके रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो शरीर की औषधि के रूप में अम्लता दूर करने में, यानी जो शरीर के अम्लता होते हैं उसको दूर करने में इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके फाइनल में। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, ये हमारा गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं? और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 2 मार्क्स जरूर दिलाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो ऑक्सीकरण से आप क्या समझते हैं, या ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण उसी को कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ही पता चल रहा है ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग, यानी ऑक्सीजन जुटता है। क्या? ऑक्सीजन जुटता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ही ऑक्सीकरण के अभिक्रिया बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया बोलते हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इस तरह, वैसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग उत्तर में सेम टू यू इसी तरह लिखिएगा ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में भी आए और आपके फुल मार्क्स भी मिल पाए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या? संयोग का अर्थ होता है जुटना, यानी योग होता है, संयोग होता है या योग होता है, तो उसे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया कहते हैं। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या योग होता है, यानी जुटता है ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आप उदाहरण में लिख दीजिएगा ताकि आपके 2 में 2 मार्क्स मिल पाए। आप लोग उदाहरण में जरूर लिखिएगा। तो उदाहरण में लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा। क्या? इसी में सटाकर नहीं लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, लगभग 1 या 2 लाइन छोड़कर लिखिएगा उदाहरण में, या उदाहरण स्वरूप लिख दीजिएगा, जिस तरह आपको मन हो उस तरह लिख दीजिएगा। तो उदाहरण में लिखिएगा C+O2, C मतलब कार्बन और ऑक्सीजन। क्या? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पे आप लिख सकते थे
उदाहरण में लिख सकते थे इस जगह, इसके पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलने पर यानी जल का CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो कौन सा गैस बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर आपस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो आप लोग उत्तर में लिख दीजिएगा C+O2 यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो CO2 बनाएगा जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। और यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी है और शुष्क बर्फ भी CO2 गैस को कहा जाता है। और CO2 का पूरा नाम क्या होता था, CO2 का पूरा नाम क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं CO2 को। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%, ये भी हमारा गारंटी है क्योंकि यह क्वेश्चन एकदम शॉर्ट लाइन में था और यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपके पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपसे पूछेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। क्या आपसे पूछ दिया कि अगर उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपको 100% 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। और उदाहरण में आप इसे जरूर लिख दीजिएगा C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है, हमें क्या बताना है। और 2007 या 8 में यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में और 14 में भी शायद पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा बन गया कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है और क्यों किया जाता है। हमें सब्जेक्टिव में पूछा गया था अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। तो अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण के कारण दाढ़ी नहीं छूट पाता है, जिसी के कारण ही दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में इसलिए किया जाता है। किस लिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है, प्रयोग या उपयोग, क्योंकि यह चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर, क्या चेहरे को अवतल दर्पण की फोकस के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। क्या सीधा और काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है। हम आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जब करा रहे थे क्वेश्चन तो उसमें भी बताते हैं कि अवतल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, और वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो यह 4-5 आइटम प्रकार के बनता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, यह याद रखिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो क्या होता है, तो सीधा जब चेहरे को भीतर रखेंगे अवतल दर्पण का तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा के साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा के साथ हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, तो सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ऐसे परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। क्या छोटी छोटी जितनी भी दाढ़ियाँ होती है वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है ऐसे ही परिस्थिति में। एवं दाढ़ी बनाने के इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है। क्या जब दाढ़ी बनाएंगे तो इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी का थोड़ा सा भी नहीं छूटेगा। तो यही यहाँ पे बोला है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण को चेहरे के भीतर रखने पर, फोकस दूरी के भीतर रखने पर सीधा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, सीधा काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है एवं दाढ़ी के उपयोग से, इस दर्पण के उपयोग से, यानी मतलब दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटती है। क्या, दाढ़ी नहीं छूटती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। तो आप लोग जरूर इसे लिख दीजिएगा और पैराग्राफ आप लोग चेंज करके लिखिएगा, यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। तो आप लोग पैराग्राफ चेंज करके जरूर लिख दीजिएगा, यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है हमारा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, और 2 से 3 नहीं आएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ये हमारा गारंटी है इस क्लास से। तो आप लोग
प्लीज़ ज़रूर यह सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन सी है। क्या बताना है, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन सी है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पोषण एक जटिल पराक्रम है। क्या, पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करता है। क्या, पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी यानी कोई भी जीव, किसी भी प्रकार का जीव हो, वह अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर में क्या होता है, तो संरचना एवं टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होते रहता है। क्या, टूट फूट की मरम्मत यानी जितना भी शरीर में अन्न का पाचन होता है उसे भी बोलते हैं टूट फूट, यानी संरचना की मरम्मत होते रहता है एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होते रहता है। और पोषण के विभिन्न चरण बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे मुख होता है, आहार नली होता है, अमाशय होता है, तो यह सभी होता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसके द्वारा शरीर में संरचना एवं टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होते रहता है। यानी जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंदर होती है वह यही पोषण में होती है, जब पोषण करते हैं तभी होती है। तो पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर में संरचना, क्या, संरचना एवं टूट फूट के यानी अन्न को कई टुकड़ों में टूटना, यानी जितने भी पोषण इन लोग करते हैं उनको टुकड़ों में बांटना यानी टूटना, की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का, जितना भी होती है क्रियाओं उनको, यानी अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो पोषण कहलाता है। और आप लोग इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है। क्या, पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है, आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह जहाँ पर से खत्म हुआ वहाँ के नीचे जस्ट लिखिएगा पोषण के विभिन्न चरण निम्नलिखित है, और कॉमा देकर लिखिएगा, मुख होता है, आहार नाल होता है, आहार नली और अमाशय होता है आदि, यह सभी होता है पोषण के विभिन्न चरण। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, और या उत्तर में भी आप सब लोग लिख सकते हैं कि मुख, आहार नली, अमाशय, तो अभी भी आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपसे पूछेगा पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपना भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर में संरचना एवं टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होता रहता है, पोषण कहलाता है। इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, इसी प्रक्रिया को पोषण हम कहते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, जरूर आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। और पोषण के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो आहार नली है, अमाशय है, इत्यादि है, तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा, और मुख है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। हमें क्या बताना है, पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्या, यहाँ पे तो स्पष्ट हो गया है कि पित्तल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। क्या होता है कि दही में अम्लीय गुण होता है, दही खट्टा होता है, और दही में लैक्टिक अम्ल भी होता है। और दही किसके कारण जमता है, तो दही में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिसी के कारण दही जमता है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और इसी के कारण दही जम पाता है। और दही कौन सी क्रिया के कारण जमता है, तो किण्वन की क्रिया। कौन सी क्रिया, तो किण्वन की क्रिया के कारण दही जम पाता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, पित्तल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट हो गया, पित्तल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। क्या होता है, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है, दही में अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दही खट्टा होता है। क्या, इसी के कारण जब दही में अम्लीय गुण होगा तो दही वास्तव में खट्टा होगा। अम्लीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, जिसके कारण दही खट्टा होता है, तो दही में अम्लीय गुण होगा तो वास्तव में दही खट्टा होगा, तथा तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं। क्या, तथा तांबे के साथ यानी तांबे के साथ जब अभिक्रिया करती है तो यह धातु के लवण बनाते हैं। क्या, लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा। तो यही यहाँ पे बोला है। ये क्या है, तांबे के बर्तन में जब दही पदार्थ को रखेंगे, यानी दही खट्टे पदार्थों को, तो तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनाएगा, जो कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, और दही का स्वाद बदल जाता है।
यही कारण है। क्या यही कारण है? तो आप लोग क्वेश्चन में पूछेगा कि तांबे, पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार से लिखिएगा ताकि आपके 2 में 2 मार्क्स मिल पाए। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा पित्तल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है जिसके कारण दही खट्टा दिखाई देता है या खट्टा होता है, तथा तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और क्षार। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तथा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। तो आप लोग किसी भी प्रकार लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉप 10 हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज क्या है? तो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत परिपथों के लिए जोड़ने के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो तांबे तथा टिन के मिश्र धातु होता है, इसी से बना होता है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु से बना होता है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। यह लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च धारा को बहने पर यह गल जाता है। क्या? जब धारा अधिक इसमें प्रवाहित किया जाता है विद्युत फ्यूज में अधिक धारा करंट यानी घरों में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण फ्यूज तार गल जाता है। क्या होता है? फ्यूज तार गल जाता है, जिससे पता चलता है फ्यूज हमें उड़ गया है, जिसे शॉर्ट सर्किट भी बोला जाता है। तो फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित हो जाने के कारण विद्युत फ्यूज गल जाता है तथा यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। विद्युत फ्यूज क्या करता है? सुरक्षा भी प्रदान करता है। और विद्युत फ्यूज तांबे तथा टिन के मिश्र धातु से बना होता है। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। यह लघुपथन के कारण, क्या? यह लघुपथन के कारण यानी उच्च धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न उच्च धारा प्रवाह के बहने के कारण या प्रवाह के कारण यह गल जाता है तथा यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। विद्युत फ्यूज तांबे तथा टिन के मिश्र धातु से बना होता है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है। अगर जिस भी प्रकार क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी क्या है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी क्या है? तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी विभिन्नता एवं जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि जीव विज्ञान में पाया जाता है। यह क्या होता है कि यह विज्ञान की एक शाखा है। और आनुवांशिकी को क्या बोलते हैं? तो जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवांशिकी का पिता किसे बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बना जाता है आनुवांशिकी का पिता। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो आप लोग उत्तर में आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन में जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसे कहते हैं या क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकी एवं विभिन्नता का अध्ययन है। क्या? विभिन्नता का अध्ययन है, जिसमें जीवों के विभिन्न प्रकार के अध्ययनों का वर्णन किया गया है, उसे बोलते हैं विभिन्नता का अध्ययन, जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत आता है। क्या? जो कि जीव विज्ञान के एक विशेष शाखा के अंतर्गत आता है, तो उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। क्या? तो उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है या आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान के एक विशेष शाखा के अंतर्गत आता है, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान का आनुवांशिकी का पिता जीव विज्ञान को ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आप लोग पैराग्राफ चेंज कर कर लिख दीजिएगा, आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चयन किया था? तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। और कितने विकल्पीय लक्षण का अध्ययन किया था? तो 7 विकल्पीय लक्षण का अध्ययन किया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसे कहते हैं या क्या है, तो आप लोग उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए। तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी एवं आनुवांशिकी विभिन्नता का अध्ययन है, जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत आती है या आता है, तो उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आप लोग इतना जरूर लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पढ़ाए भी थे, आपको इसके पिछले क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन कराए भी थे और फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपसे पूछेगा ओजोन परत का उपयोग क्या है, तो ओजोन परत का उपयोग पूछेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छी तरह से हम समझा देंगे और समझाए भी है। और यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर अभी 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिए।
रखिएगा। तो आपसे पूछेगा ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत क्या है, तो ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप होता है और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है। और ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ओजोन परत को छिद्र कर रहा है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से भी निकलता है, और जितने भी वाहन यानी गाड़ियाँ चलाते हैं उससे भी निकलता है यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। और ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरणों से। और पराबैंगनी विकिरणों के कारण कौन सा बीमारी होता है, तो पराबैंगनी विकिरणों के कारण हानिकारक बीमारी जैसे कि त्वचा का कैंसर हो जाता है मानव शरीर में। और पराबैंगनी विकिरण कहाँ से निकलता है, तो यह इन सूर्य के प्रकाश से निकलता है, जिससे मानव के त्वचा का कैंसर हो जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो 15 से 50 किलोमीटर ऊंची यानी वायुमंडल के ऊंची पाए जाते हैं, यानी वायुमंडल की तरफ पाए जाते हैं। और ओजोन परत क्या करता है, तो वायुमंडल में एक आवरण बनाता है। क्या बनाता है, तो एक आवरण की तरह बनाता है ओजोन परत। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे ओजोन परत क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इसी प्रकार ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या? ओजोन यानी O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह वायुमंडल के बाहरी सतह या ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी विकिरण जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी या हानिकारक, क्या? विनाशकारी या हानिकारक है, जिसके कारण मानव में त्वचा का कैंसर हो जाता है। कौन सा रोग? जिसके कारण मानव में त्वचा का कैंसर हो जाता है। और यही वो जो पराबैंगनी विकिरण जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी है या हानिकारक। और आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह हमारे परितंत्र के लिए लाभदायक है। क्या? ओजोन परत हमारे परितंत्र के लिए लाभदायक है। और 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा, यह पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्या? 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन? तो ओजोन परत। तो उम्मीद करता हूँ ओजोन परत आपको समझ में आया होगा। अगर ओजोन परत आपसे पूछे एग्जाम में, तो लिख दीजिएगा ओजोन यानी O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। या आप लिख सकते हो ओजोन परत ऑक्सीजन का एक रूप होता है। यह ओजोन परत ऑक्सीजन का एक रूप होता है, जो कि ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है या ऊपरी सतह में पाया जाता है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है या पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। और यही पराबैंगनी विकिरण जीव जंतुओं के लिए विनाशकारी है या हानिकारक है। आप लोग जिस भी प्रकार से लिखना चाहे लिख सकते हैं। और पराबैंगनी के विकिरण के कारण हमारे शरीर में यानी त्वचा का कैंसर हो जाता है। और यह हमारे पारितंत्र के लिए लाभदायक है, ओजोन परत यानी लाभदायक है। और ओजोन परत कितना दूर पाया जाता है, तो 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है ओजोन परत। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो आप लोग से पूछेगा एग्जाम में ओजोन परत क्या है, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपके 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। या 2 या 5 नंबर में पूछेगा तो भी आप लोग इतना लिख दीजिएगा। और 2 नंबर में भी पूछेगा तो भी आप लोग इतना लिख दीजिएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह क्वेश्चन कैसा लगा, और टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। तो आप लोग यह 10 क्वेश्चन को जरूर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा। ओके बाय।